नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। आज दोस्तों मैं एमपी टेट में पूछे गए मैथ पेडागोजी के एमपी टेट में पूछे गए दोस्तों मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ दोस्तों। ये 20 क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो बार-बार रिपीट होते हैं। आपको इन 20 क्वेश्चंस में अपना आकलन करना है दोस्तों कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्लियर? आप जानते ही हैं दोस्तों कि मैं मैथ्स के क्वेश्चंस की अलग वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों और पेडागोजी की अलग से वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्न में से कौन-सा सही है? तो आप समझिए दोस्तों ये पहला विकल्प है। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। कक्षा और 1-2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो दोस्तों ये विकल्प तो आप समझ ही रहे हैं गलत है। इसको देखो, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। दोस्तों केवल मौखिक प्रश्नों से ही बात नहीं बनेगी, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए दोस्तों। जब आप इनसे मिलाएँगे गणित को, तब जब छोटे बच्चे हैं दोस्तों वो इन्हें बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी। क्लियर? चलिए, दोस्तों प्रश्न है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्यों? वो बोल रहा है एक तो मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप होना चाहिए दोस्तों और दूसरा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ। ये इन दोनों के क्रियाकलाप क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन है, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। दोस्तों यही सही है। क्यों? क्योंकि जब आप गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप करेंगे या ज्यामितीय पहेलियाँ सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपकी जो स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता है, जिससे आप विश्लेषण कर सकते हैं, वो उसके वृद्धि में क्या होगी दोस्तों? सहायक। तो ये हमारा क्या है? आंसर सही है। जैसे कि आप दोस्तों समझते हैं ज्योमेट्री को अगर आप लगा रहे हैं, तो पहले अगर आपसे पहेलियाँ पूछी जाएँगी सर्कल के बारे में सॉरी इस उसके गोले के बारे में आपको समझाया जाएगा दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि इससे आपकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आपको क्रियाकलाप कराए जाएँगे तो। चलिए, ये दोस्तों निम्न में से कौन-सी प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन-सा भाग पढ़ाया जाता है? प्राइमरी कक्षा दोस्तों 1 से लेके 5 तक। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको रेखा गणित की पढ़ाई जाती हैं? औपचारिक रेखा गणित पढ़ाया जाता है या अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ाया जाता है? तो दोस्तों आप याद रखना इसमें केवल और केवल अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ाया जाता है। अनौपचारिक का मतलब है दोस्तों ऐसा रेखा गणित जो आपके लिए ज़्यादा आप यूज़फुल तो है दोस्तों लेकिन उनमें फ़ॉर्मूला बेस्ड यूज़ ज़्यादा नहीं किया जा रहा है ना, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? अनौपचारिक रेखा गणित। तो इनका अध्ययन कराया जाता है दोस्तों 1st से लेके 5 तक। क्लियर? अगर औपचारिक रेखा गणित पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों तो समस्या हो जाएगी क्योंकि आप जो पढ़ते हैं, आप जब तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दोस्तों तो आप उसमें जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो कौन-सी होती है? औपचारिक। जब आपकी समझ में नहीं आ रही दोस्तों तो ये तो 1st से 5th क्लास के बच्चे हैं, इन्हें तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी। कौन सी इनको पढ़ाई जाएगी दोस्तों? अनौपचारिक रेखा गणित। क्लियर? चलिए, एक शिक्षक है गणित की कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। जो शिक्षक है दोस्तों वो ये चाहता है कि ग्रुप बने, उसमें सभी विद्यार्थी शामिल हों और सभी उसमें क्या लें दोस्तों? हिस्सेदारी करें। देखो समुदाय बनाएँ और भागीदारी भी करें। यानी एक तो ये ग्रुप बनाएँ और सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, ये कोशिश कर रहा है। तो वो बोल रहा है उसे क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा क्या नहीं करना चाहिए कि जिससे ये बच्चे इससे नहीं जुड़ें? तो दोस्तों एक तो इसको ये करना चाहिए कि एक-दूसरे के विचार को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप एक-दूसरे के साथ विचारों को साझा करें। दूसरा दोस्तों कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना चाहिए। अलग-अलग लेवल पर जो वर्क करें वो भी देना चाहिए दोस्तों। तीसरा, शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए दोस्तों।
अगर इन्होंने रणनीति बना दी तो दोस्तों फिर ये लोग ग्रुप नहीं बनाएंगे, फिर अपने-अपने हिसाब से क्या करेंगे वर्क। यहाँ पर देखो प्रश्न हल करने के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करना। अगर आप छोटे-छोटे समूहों में विभाजित कर दोगे तो बच्चे इन समूह से जुड़ेंगे भी, पार्टिसिपेट भी करेंगे। लेकिन अगर आपने रणनीति बना दी दोस्तों तो फिर बच्चा अपने-अपने हिसाब से क्या करेगा काम। इसलिए ये सी वाला गलत है। चलिए, इधर देखिए दोस्तों, गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। वो बोल रहा है ऐसा क्या कारण है दोस्तों जिसकी वजह से जो छात्र हैं वो रुचि और प्रेरणा की कमी को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। तो दोस्तों इसका आपको आंसर बताना है, क्या बनेगा? देखो, अगर प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता है, ऐसी प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंबल, जिसमें प्रतीकों, उन भाषाओं को अगर आप प्रधानता देंगे तो बच्चे समझेंगे। जैसे समझो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप मैंगो लिखते हैं और मैंगो के सामने अगर दोस्तों आपने क्या बना दिया? आम। ये आम बना दिया दोस्तों, हालांकि ये केला सा लग रहा है लेकिन मान लो ये आम बना दिया दोस्तों आपने, तो आप समझ रहे हैं ये आपने क्या बता दी? प्रतीक, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग कर दिया लैंग्वेज का। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा बच्चे के, है ना? इससे उनमें रुचि और प्रेरणा की कमी नहीं होगी। प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण, अगर आप उनको बता दें कि आप इस प्रक्रिया को पहले करें, उसके बाद आप सूत्रों को लगाएं, तब भी दोस्तों वो लोग इस कार्य को कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि पहले आप इसे गहराई से समझो, तो दोस्तों वो छात्र हैं गहराई से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये ऐसा है जो इनकी रुचि और प्रेरणा में कमी लाएगा, गहराई से समझ। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है दोस्तों? ऐसा शिक्षण होता है जो बच्चों को क्या करता है, अगर वो कोई बच्चा कमजोर है तो दोस्तों उसको वो क्या करेगा? थोड़ा सा डेवलप करेगा बच्चे को, सभी बच्चों को बराबर लाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये देखो पहला विकल्प दिया गया है इसका, ये विशेष शिक्षा के समान है। दूसरा, प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना। अगर आप उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं दोस्तों तो प्रत्येक छात्र पर आप क्या देंगे? ध्यान। केवल विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए ही नहीं है, सही बात है दोस्तों। केवल उनके ऊपर ध्यान नहीं देना जिन्हें स्पेशली इसकी नीड है, सभी के ऊपर ध्यान देना है। तीसरा, चौथा देखिए दोस्तों, उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये उपचारात्मक शिक्षण उन छात्रों के लिए है जो वीक है और बच्चों से पीछे चल रहे हैं, तो उनके लिए भी इसका क्या किया जाता है? यूज। लेकिन दोस्तों ये ए वाला सही नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। ये इसलिए नहीं है दोस्तों कि ये विशेष शिक्षा के समान है, स्पेशल एजुकेशन के इक्वल है, तो नहीं दोस्तों, ये वीक बच्चों के लिए बनाया गया है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए। शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने के लिए और विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक खुला उपकरण, हम इनमें से किसे संदर्भित कर रहे हैं? तो दोस्तों अगर आप शिक्षक, कोई शिक्षक है, वो किसी बच्चे का व्यवहार देख रहा है, घटना के तथ्यात्मक विवरण इकट्ठा कर रहा है दोस्तों, विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला एक खुला उपकरण इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों क्या ये रेटिंग स्केल है? नहीं। क्या ये अवलोकन है? नहीं। क्या ये चेकलिस्ट है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? चलिए, असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को बनने में सहायता करना चाहिए। तो दोस्तों वो बोल रहा है असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, लेकिन हमारा मुख्य कार्य है कि किसी विशेष बच्चे को किसमें सहायता करना चाहिए दोस्तों? शारीरिक तौर से सक्षम बनाना? नहीं। भावनात्मक रूप से स्थिर बनाना? नहीं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना? नहीं। क्या काम है हमारा दोस्तों? अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित होना। अपने पर्यावरण के लिए हमें दोस्तों पर्याप्त रूप से क्या होना पड़ेगा? समायोजित। क्लियर? ये इसका काम है। एनसीएफ 2005 के अनुसार दोस्तों, एनसीएफ क्या होता है बताओ? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या करता है दोस्तों? तो ये गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को क्या करता है? पूरा। ये दोस्तों क्या काम करेगा? ये गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करेगा। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? ए। क्लियर?
हेuriस्टिक ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है खोज करना। ये दोस्तों बहुत ही यूज होता है। हेuriस्टिक ग्रीक शब्द है, हेuriस्टिक ग्रीक शब्द है दोस्तों, इससे व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? खोज करना। क्लियर? चलिए, सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। यह कथन गणित की किस विशेषता को इंगित करता है? तो यह दोस्तों अमूर्तता को बताता है। आपको पता होना चाहिए, दो वर्ड होते हैं दोस्तों, एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर हम किसी को ऊपरी ढंग से समझ रहे हैं दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊपरी ढंग से अगर किसी को समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं मूर्त। और अगर हम किसी को आंतरिक रूप से समझ रहे हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं अमूर्त। जैसे आप समझिए, कोई महिला जा रही है दोस्तों और इसने बुर्का पहन रखा है। अगर आपको ये दिख रहा है कि इसने बुर्का पहना है दोस्तों, तो आप क्या सोच रहे हैं? मूर्त। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि इसने बुर्का क्यों पहना, कब से पहना, कब से इसकी शुरुआत हुई, तो ये कौन सा विचार हो जाता है दोस्तों? अमूर्त। तो यहाँ पर यह कथन गणित की किस विशेषता को इंगित करता है? तो दोस्तों यह अमूर्तता को बताता है। क्लियर? चलिए, इधर देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है? अगर आपको पाठ्यक्रम का निर्माण करना है दोस्तों, तो इसका मुख्य चरण क्या होता है समझना। अगर आपको पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, तो सबसे पहले दोस्तों उसके उद्देश्यों को तैयार करना पड़ेगा। पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन करना पड़ेगा। पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना पड़ेगा। दोस्तों तीनों ही विकल्प सही है, तो आप क्या आंसर लगा दोगे? दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए, नीचे दिए गए उपचारात्मक शिक्षण के चरणों का अनुक्रमिक क्रम क्या होना चाहिए? इसका अनुक्रमिक क्रम क्या होना चाहिए दोस्तों, ये हमें बताना है। तो आप याद रखना दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको उपचारात्मक शिक्षण करना है, उपचारात्मक शिक्षण को अभी पहले भी पढ़ा था दोस्तों, कि कमजोर विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों के बराबर लाना ही क्या कहलाता है? आपका उपचारात्मक परीक्षण। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? विद्यार्थियों का विश्लेषण करना पड़ेगा। कौन सा विद्यार्थी वीक है, कौन सा विद्यार्थी स्ट्रांग है, कौन सा पढ़ने में अच्छा है दोस्तों। फिर आपको देखना पड़ेगा कि शिक्षण उद्देश्य क्या है, इनको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है दोस्तों। चौथा, फिर इसके बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, फिर दोस्तों पाठ्यक्रम को अपनाना आएगा। उसके बाद आपका दोस्तों रणनीति का चयन करना पड़ेगा। ये रहा दोस्तों। उसके बाद आप लास्ट में इनका क्या करेंगे? मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी। क्लियर? चलिए, शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य? शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य? शिक्षण सहायता कठिन अवधारणाओं और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है। बिल्कुल सही है दोस्तों। शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी है। बिल्कुल, अगर शिक्षण सहायता कर रहे दोस्तों, तो छात्रों को सीखने में उपयोगी होगी। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? उपर्युक्त सभी, यानी क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? डी। क्लियर? चलिए, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है? दोस्तों इसका आंसर आपको करना है, पहले आप बताइए, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही दोस्तों। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव। अगर आप किसी बच्चे बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराएंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल कराएंगे, तो दोस्तों उससे बच्चा सबसे जल्दी सीखता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव। ये दोस्तों ईवीएस का क्वेश्चन आ गया। अगर आपको इसका आंसर बताना, तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये एक ईवीएस का क्वेश्चन आ गया इधर, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, वैसे इसका मैं आंसर बताऊं दोस्तों, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया। ठीक है, ठहरा हुआ पानी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। चलिए, जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्रों को पहचाना जाता है, वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह कहलाती है नैदानिक प्रक्रिया या नैदानिक कार्य। इसको दोस्तों याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्रों को पहचाना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नैदानिक कार्य, डायग्नोस्टिक वर्क। दोस्तों समझना, ये क्या करता है
किसी बच्चे की कमजोरी को पहचानते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है शिक्षक, किसी बच्चे की कमजोरी को पहले पहचानता है, फिर उसका क्या करने का प्रयास करता है दोस्तों, उसको निदान करने का प्रयास करता है। इसीलिए इसका नाम क्या है दोस्तों, नैदानिक कार्य। निदान का मतलब उसकी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करता है। क्लियर? चलिए, शैलजा किसी संख्या को अलग-अलग प्रकार से व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2। दोस्तों शैलजा है, उसने 4 को क्या लिख दिया, 2 प्लस 2, या फिर उसने 4 को क्या लिख दिया दोस्तों, 1 प्लस 3। वह संख्याओं के किस विकासात्मक चरण में है? दोस्तों ना ये मात्रात्मक चरण में है, ना ये गुणनखंड के चरण में है, ना ये गणनात्मक चरण में है, ये दोस्तों काय में है, विभाजन के चरण में। ये 4 रुपए को कैसे बांट रही है दोस्तों, मान लो ये 4 संख्या नहीं है, 4 रुपए है, तो ये दोस्तों पहले इसने किस प्रकार से बांटे हैं, 2 2 करके 2 बच्चों में, फिर उसने कैसे बांट दिए, किसी को 1 किसी को 3। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर कौन से इस अवस्था में है, ये है विभाजन चरण में। कौन से चरण में, विभाजन में, बांटने की प्रोसेस में। क्लियर? चलिए दोस्तों, गणित की कक्षा में एक शिक्षक को सहायुक्त नहीं होना चाहिए। अगर गणित की क्लास आप ले रहे हैं तो आपको किसकी सहायता नहीं करना चाहिए या किसका सहायुक्त नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो छात्रों के पिछले ज्ञान के अंतर का आकलन करना बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों। अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना बिल्कुल जोड़ना चाहिए दोस्तों। उज्ज्वल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना ये गलत है दोस्तों। शिक्षक के लिए सभी छात्र कैसे होने चाहिए, इक्वल। छात्रों को प्रेरित करना ये भी सही है। उसने पूछा क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो उज्ज्वल छात्रों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसकी नजरों में सारे छात्र कैसे होने चाहिए दोस्तों, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर? चलिए, एनसीएफ दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए। मैंने अभी आपको एनसीएफ की फुल फॉर्म बताई थी, तो एनसीएफ की आप फुल फॉर्म बताइए क्या होती है दोस्तों। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका काम क्या है दोस्तों, ये ऐसा पाठ्यक्रम जारी करता है या शिक्षकों के लिए ऐसी पाठ्य सामग्री बनाता है जिससे जो बच्चे हैं दोस्तों उनका क्या हो, विकास हो, डेवलप हो, उनको पढ़ के। क्लियर? चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीयकरण बच्चों के लिए गणित की शिक्षा का मुख्य लक्षण होना चाहिए। वो बोल रहा है गणितीयकरण क्या होना चाहिए दोस्तों, बच्चों के लिए गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। किसी बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो उसका जो मेन टारगेट है वो क्या होना चाहिए कि उसका गणितीयकरण होना चाहिए। वो जो गणित पढ़ रहा है दोस्तों, वो उसको बिल्कुल क्लियरली क्या आना चाहिए, समझ में। बेस बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए। तो ये किस प्रकार से बन सकता है दोस्तों, तो आप समझिए किस प्रकार से बनेगा। मैथमेटिक गणितीय प्रदर्शन से बनेगा, तर्क और अमूर्तता से बनेगा, तार्किक निष्कर्ष से बनेगा, या दिए गए सभी विकल्पों के माध्यम से बनेगा। तो आप समझिए दोस्तों, अगर गणितीय प्रदर्शन किया जाएगा उसके आगे तब भी वो समझेगा। अगर उसे रीजन दिया जाएगा और एब्स्ट्रैक्शन किया जाएगा, अमूर्तता से समझाया जाएगा, तब भी वो आसानी से समझ जाएगा। अगर उसको दोस्तों लॉजिक बताया जाएगा, तार्किक निष्कर्ष दिए जाएंगे, तब भी उसका क्या होगा दोस्तों, गणितीयकरण। तो इसके चारों के चारों ऑप्शन ही कैसे हैं, सही। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, डी। अगर आपकी दोस्तों ये समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं ऐसी ही एक अगली वीडियो आपके सामने लेके आऊं, और जिसमें दोस्तों मैथ की पेडागोजी के दोस्तों कम से कम 50 प्रश्न लेकर आऊं। ये दोस्तों वो प्रश्न थे सारे के सारे जो पहले कभी ना कभी पूछे गए हैं, और अभी वर्ग 3 में तो दोस्तों पूछे ही गए हैं ना, और भी एग्जामों में रिपीट हुए, लेकिन वर्ग 3 जो आपकी 2022 में हुई थी, 2022 में दोस्तों, उसके ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे ये बन रहे हैं दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। देखो, कुछ इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दोस्तों आपको डायरेक्ट लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, लेकिन आप कुछ प्रश्न देख पा रहे होंगे जो इजी हैं। अगर आपको याद नहीं है तब भी आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।